फिर से बता दूं आप लोग को, यदि सिक्योर्ड वे में नॉर्मल 40 से अबव सिक्योर करना है आप लोगों को एडवांस अकाउंट्स में, तो फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। ये बहुत छोटे टॉपिक्स है। बेयर मिनिमम 10 से 15 मार्क, मिनिमम में 10 मार्क तो आएगा ही, ऊपर में ये 25 मार्क का भी आ जाता है, लग साथ दिया तो यानी 10 से 15 मार्क मान के चलो। 10 मार्क मैं यहाँ से निकाल लूं, 15 मार्क यहाँ से आता है, बैंकिंग और एनबीएफसी मिला के चलो 10 पकड़ लेते हैं, तभी भी 10 मार्क इधर, 20 मार्क कंसोलिडेशन, 15 मार्क 35। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कम से कम 25 से 30 मार्क का होता है, 25 मार्क तो मान के चलो, 60 मार्क्स यहाँ हो गया। फिर जितना टाइम आपको रिवीजन के लिए बच रहा है वो पार्टनरशिप में डिवोट कर दो, तो वो पार्टनरशिप भी कम से कम तुम्हारे पास 10 से 15 मार्क है, तो 70 मार्क कर पाओगे। और उसके बाद एग्जाम में जब टाइम बचेगा, कुछ ना कुछ हाथ पैर तो चलाओगे ना, कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो फटाफट AS4 स्टार्ट करता है, सीक्वेंस में जाएगा, AS4 करेगा, 5 करेगा, 17 करेगा। इस तरीके से हम लोग इस AS का सीरीज में पूरा AS रिवाइज करेगा अलोंग विद द स्टडी मेट क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो AS4 क्या बोलता है। AS4, बिकॉज कोई भी AS का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। AS4 का नाम क्या है? कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। यानी कंटिजेंसीज का मतलब क्या होता है? याद है हम लोगों ने बचपन में जब क्लास 11 में था, जो तब आपने पढ़ा था, एक कंटिजेंट एसेट होता है और एक कंटिजेंट लायबिलिटी होता है। कंटिजेंसी का मतलब है जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उस टाइप के ट्रांजेक्शन का आपको बैलेंस शीट डेट में क्या करना है, राइट। एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे तब तक वो काम नहीं हुआ था, ऐसा कोई अनहोनी नहीं हुआ था, लेकिन बैलेंस शीट तो बन चुका, लेकिन बैलेंस शीट डायरेक्ट पब्लिक पोर्टल में नहीं जाता है। बैलेंस शीट बनने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में जाता है, मीटिंग में, वहां पे अप्रूवल होता है, एंड उसके बाद में एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनीज लोग प्रेजेंट करता है, राइट। तो वंस द बैलेंस शीट इज फाइनलाइज्ड एंड बिफोर कंफर्मेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई इवेंट ऐसा हो गया, तब हम लोग को उसको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में क्या ट्रीटमेंट करना है, ये एएस हम लोग को ये सिखाएगा। ठीक है, तो AS4 कंटिजेंसी के बारे में सिखाएगा और ऐसे इवेंट्स के बारे में बताता है जो बैलेंस शीट बनाने के बाद हुआ है, क्या उसको मुझे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक करना पड़ेगा या जस्ट नॉर्मल डिस्क्लोजर देने से काम हो जाएगा। इतना सा ही एएस है, AS4 थ्योरेटिकल एएस है, एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है। कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? कोई भी कंडीशन या सिचुएशन जिसका आउटकम फ्यूचर के होने या नहीं होने पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंडीशंस और सिचुएशन द आउटकम ऑफ विच विल बी नोन ऑन ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन इवेंट्स। इससे हमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि सट्टेबाजी, कोर्ट केस। यदि कंपनी के ऊपर में कोर्ट केस या कंपनी ने किसी और पे केस कर रखा है, अब वो उसके फेवर में होगा या फिर अगेंस्ट होगा, वो तो तभी पता चलेगा जब कोर्ट का असली वर्डिक्ट आएगा, राइट। तो वो जो लॉ सूट है या फिर क्या हुआ, हमने सट्टा खेला, ठीक है, क्रिकेट बैटिंग किया, तब वो हम लोग जीतेगा या हारेगा किस पे डिपेंड करता है? वो तो फ्यूचर के होने या नहीं होने पे डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? लेट्स से सपोज हम लोग सट्टा खेल लेते हैं कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतेगा, तो उसके लिए तो फाइनल मैच होना पड़ेगा, वी हैव टू वेट कि इंडिया फाइनल में पहुंचता है, एंड देन फाइनल में जीतने या हारने से ही तो हम लोग को या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। इज इट क्लियर? दिस इज कंटीजेंसीज। तो इसको हम लोग बोलता है कंटिजेंसी। अब कंटिजेंसी में दो चीज हो सकता है, या तो हमें फायदा होगा या हमें नुकसान होगा। या तो हमारे पास पैसा आएगा, आना है पैसा तो इट इज ए कंटिजेंट एसेट, और इफ जाना है, हमारे से पैसा जाएगा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कंटिजेंट लाइबिलिटी। एंड एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट कंटिजेंट एसेट का हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते, कंटिजेंट एसेट को हम लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाता। वेयर एज कंटिजेंट लाइबिलिटी है कि आपको डर है, आपको लगता है कि आप हारेगा ही, पैसा आउटफ्लो होगा, तो उसमें प्रोबेबिलिटी आ जाता है। इफ आपको लगता है कि 70 to 80% चांसेस आपका हारने का, ये पैसा जाएगा ही, तब हम क्या करेगा? एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट अपने बुक्स में प्रोविजन बना लेगा, जितना अमाउंट हमें लगता है कि हम लोग हारने वाला है या फिर हमारा पैसा जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन यदि आप लोग
अमाउंट नहीं असर्टेन कर सकते, अमाउंट पता नहीं है भाई, हारने से कितना पैसा देना पड़ेगा, जैसे कोर्ट केस है, अब कोर्ट केस तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा आपका कि आपके ऊपर कितना पेनल्टी वगैरह लगाता है, तो आप प्रॉपर्ली अप्रोक्सीमेट अमाउंट नहीं असर्टेन कर पा रहा, उस कंडीशन में अपन क्या करेगा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जस्ट नोट्स टू अकाउंट में उसका डिस्क्लोजर दे देगा कि कंपनी के ऊपर में ऐसा एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी चल रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर है व्हाट इज कंटिंजेंट? कंटिंजेंट से एसेट भी बन सकता है और लाइबिलिटी भी बन सकता है। इफ इट इज एन एसेट, एसेट का मतलब है पैसा आना है, आना है तो हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी अकाउंटिंग नहीं करेगा। बट यदि पैसा जाना है, जाना है तो पहले ये देखो जितना अमाउंट जाना है क्या अप्रोक्सीमेटली अमाउंट असर्टेन कर सकते हैं क्या। इफ यस देन एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट हम लोग हमारे बुक्स में प्रोविजन बना सकते हैं। लेकिन इफ आप लोग अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते देन हम लोग क्या करेगा, जस्ट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दे देगा। दैट वाज द कंटिंजेंसीज। आई होप कंटिंजेंसीज वाला पार्ट क्लियर है। इस एएस में दो टर्म, एक कंटिंजेंसीज है और एक इवेंट्स है, जो बैलेंस शीट के बाद हो रहा है, बैलेंस शीट बनाने के बाद में हो रहा है। इज इट क्लियर? अब देखो इवेंट्स, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का मतलब है कि इवेंट मींस उसका जो कंडीशन था वो एग्जिस्ट कर रहा था। इवेंट हुआ कब है? बैलेंस शीट बनाने के बाद में। बट कब? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने से पहले। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का मतलब होता है इट मींस इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज approved by board of director। यदि once the financial statement is approved by board of director, उसके बाद तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, बिकॉज अब तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक पोर्टल में जा चुका, अब आप उसका कुछ भी नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? तो कोई भी ऐसा इवेंट जो बैलेंस शीट डेट से लेके आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के बीच में कुछ ऐसा घटना हो गया जो तुम्हें लगता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर के लिए, तो उसका अपन क्या करेगा, जैसे कि सपोज आपने बैलेंस शीट बनाया, अप्रैल मंथ में बैलेंस शीट बनाया, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होना है अगस्त में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करेगा। अब अप्रैल के बाद क्या हुआ कि कोई एक डेटर है आपका, बहुत बड़ा डेटर है, वो बैड डेट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया, एक न्यूज आया कि वो बैंकरप्ट हो चुका है, कोर्ट ने उसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। तो अब क्या हुआ, ये एक ऐसा इवेंट है जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने से पहले हुआ है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, यदि मेरा एक मेजर डेटर बैड डेट हो चुका है, बैड डेट हो चुका है और मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तब हम लोग क्या करेगा, हमारे बुक्स को खोल के ऑल्टर करेगा और उसको बैड डेट स्ट्रीट कर देगा। या तो बैड डेट स्ट्रीट करेगा या फिर उसके लिए हम लोग अभी से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना लेगा कि यार ये तो डूबने वाला ही है या डूब ही चुका है। इज इट क्लियर? इसको हम लोग बोलता है एडजस्टिंग इवेंट। यदि कोई भी बैलेंस शीट बनाने के बाद इवेंट, बैलेंस शीट बनाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने से पहले कोई एक ऐसा इवेंट हो जाए जिससे यूजर्स को बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, तब आपको चेक करना है क्या वो इवेंट एडजस्टिंग नेचर का है या नॉन एडजस्टिंग है, क्या हम उसको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं एडजस्ट कर सकते। तो यदि यस बोलो हेमंत। सर आप जो बोले हैं कि अगर हम लोग को पता चल गया कि डेटर्स डूबने वाला है तो हम डूबने लोग वाला नहीं, वो डूब ही गया, बैंकरप्ट हो गया। फिर डूबने उसको वाला होगा तो हमने पहले ही प्रोविजन बना लिया। हाँ, तो हम लोग को पता चल गया कि डूब गया, तो फिर पता चलने के बाद हम लोग कैसे प्रोविजन बना सकते हैं? प्रोविजन तो उसको हम बैड लोग डेट्स दिखा दो उसको। अरे क्या होगा, डूबेगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ना, तो आप चाहो तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसको बैड डेट से शो कर लो या इक्विवेलेंट टू उतना अमाउंट प्रोविजन बना लो। अल्टीमेटली दोनों का इंपैक्ट तो हमारे प्रॉफिट पे ही जाएगा। हाँ, बट वो प्रोविजन बनाना थोड़ा गलत नहीं हो जाएगा? नहीं, आप बैड डेट्स ट्रीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब देखो एडजस्टिंग है। एडजस्टिंग इवेंट्स हम किसको बोलते हैं? जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहा था उस दिन कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था और बैलेंस शीट बनाने के बाद, यानी हम लोग जब बैलेंस शीट बना रहे हमें डर था यार ये डेटर डूब ना जाए, इसका हालत तो खराब है, ये डूब सकता है। फिर बैलेंस शीट बना लिया,
बैलेंस शीट बनाने के बाद हमें और एविडेंस मिल गए, मतलब कोर्ट से कंफर्मेशन आ गया कि ये बंदा तो बैंकरप्ट हो चुका है, ये बंदा बैंकरप्ट हो चुका है। इसका मतलब बैलेंस शीट बनाने के टाइम कंडीशन तो ऐसा था, और फर्दर हम लोग को एविडेंस मिल गया कि हाँ, बैलेंस शीट बनाने के बाद भी हम लोग को एविडेंस मिल गया हमारी बात सही थी। इसका मतलब इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग बोलता है एडजस्टिंग इवेंट्स। इसके लिए हम लोग क्या करेगा, हम लोग हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को एडजस्ट करेगा। एडजस्टमेंट टू एसेट्स और लाइबिलिटीज इज रिक्वायर्ड। आई होप समझ में आया व्हाट इज एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है कंडीशन बैलेंस शीट डेट में एग्जिस्ट करना पड़ेगा, और बैलेंस शीट बनाने के बाद यदि आपको प्रूफ मिल जाए या फर्दर एविडेंस मिल जाए कि जो आप सोच रहे थे वैसा एक्चुअल में हो चुका है, तब हम लोग क्या करेगा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑल्टर करके एडजस्ट करेगा। बट नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे थे ऐसा कोई कंडीशन था ही नहीं, जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे थे ऐसा कोई हालत था ही नहीं, बैलेंस शीट बनाने के बाद, बैलेंस शीट बनाने के बाद में ऐसा कुछ हुआ है या कंडीशन एरोज हुआ है, तब हम लोग उसको नो एडजस्टमेंट, हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये समझ में आता है कि कोई भी इवेंट बैलेंस शीट बनाने के बाद होगा तो वो दो तरह का हो सकता है, या तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑल्टर करना है या फिर नहीं करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑल्टर हम तभी करते हैं जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे थे उस टाइम कंडीशंस था, ऐसा कुछ चांसेस था, और बाद में अपने को प्रूफ मिल गया, तभी जाके हम लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑल्टर करेंगे। अदरवाइज सारे के सारे इवेंट नॉन एडजस्टिंग है। बैलेंस शीट बनाने के बाद कोई भी कहानी खेला हो रहा है और उसका कंडीशन बैलेंस शीट बनाने के टाइम था ही नहीं, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ नहीं करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ लेकिन सर। लेकिन लेकिन इफ बैलेंस शीट बनाने के बाद में ऐसा कुछ हो गया, बैलेंस शीट बनाने के बाद में ऐसा कुछ हो गया जो बैलेंस शीट बनाने के टाइम कंडीशन नहीं था, बट उसके बाद ऐसा कहानी हो गया बिजनेस में जिससे हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशन ही खत्म होने वाला है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन हिट कर सकता है, मतलब हमारा धंधा लंबा समय तक चलने की स्थिति में ही नहीं रहेगा। तो इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, वी शुड always check whether going concern assumption is valid or not। यदि गोइंग कंसर्न एजम्पशन हिट कर गया है तब तो अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा कि कंपनी के साथ ये सब घटना हो चुका है। बैलेंस शीट बनाने के बाद कंपनी का गोइंग कंसर्न एजम्पशन भी नहीं है, कि चांसेस नहीं है कि कंपनी लंबे समय तक चलेगा। इज इट क्लियर? तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन अपने को एवरी टाइम चेक करना पड़ेगा, कोई भी इवेंट जो बैलेंस शीट बनाने के बाद में हो रहा है। इज इट क्लियर यहां तक? हाँ सर। अब गोइंग कंसर्न एजम्पशन, गोइंग कंसर्न अफेक्ट हुआ है तो हम लोग हमारे, जैसे मैंने बोला ना, हमें यूजर्स को बताना पड़ेगा। अब कैसे बताएंगे, बैलेंस शीट बन गया ना, तो बैलेंस शीट बनने के बाद एक रिपोर्ट बचा है, दैट इज डायरेक्टर रिपोर्ट। तो डायरेक्टर अपने रिपोर्ट्स में लिखेगा कि कंपनी का गोइंग कंसर्न एजम्पशन इफेक्ट हो चुका है, देयर इज द लीस्ट प्रोबेबिलिटी कि कंपनी अब गोइंग कंसर्न के हिसाब से चल पाएगा। तो कंपनीज कहां डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन इफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन हिट नहीं कर रहा और कोई भी इवेंट बैलेंस शीट बनाने के बाद में हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर कोई डिस्क्लोजर देने का आपको जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया। बेसिकली AS4 आपको क्या बता रहा है, AS4 दो चीज बताता है, एक कंटिंजेंसीज के बारे में और एक इवेंट्स के बारे में। कंटिंजेंसी का मतलब होता है कंटिंजेंट एसेट या कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो शॉर्ट है कि कंटिंजेंट एसेट का मतलब है फ्यूचर में हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, फ्यूचर में जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट इट डज नॉट मीन हम लोग उसका अकाउंटिंग आज करेगा, हम लोग उसको अपने बुक्स ऑफ इनकम में रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। बट यदि हमें लगता है फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी हारने की ज्यादा है तो हम लोग आज ही हमारे बुक्स में क्या करेगा, इक्विवेलेंट टू द अमाउंट जो आप असर्टेन कर सकते हैं उतने का प्रोविजन क्रिएट कर लेगा। इज इट क्लियर? देन इवेंट्स का मतलब होता है बैलेंस शीट बनाने के बाद में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है या कुछ ऐसा हो गया जिससे हमारे यूजर्स को और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट हो रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा उस क्या वो जो इवेंट हुआ है, वो जो हुआ है उसका कंडीशन बैलेंस शीट बनाने के टाइम था क्या। इफ था तो हम लोग उसको एडजस्टिंग इवेंट बोल के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑल्टर करेगा।
बट यदि कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ऑन द बैलेंस शीट डेट, देन हम लोग उसको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं करेगा। हाँ, बट इफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन दोनों टाइम में चेक करेगा। इफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन हिट किया तो डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर हम लोग को उसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आई होप दैट वाज AS4 आप लोग को समझ में आया। अब इसके ऊपर फटाफट क्या करते हैं, स्टडी मेट के क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो आइडिया लग जाएगा कि AS4 से कैसा क्वेश्चंस आता है। क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इन एक्स कंपनी लिमिटेड थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 5 लाख बाय द कैशियर इन जनवरी वाज डिटेक्टेड। कि थेफ्ट चोरी हो गया था, कैशियर ने कब चोरी किया, जनवरी में, जनवरी 2000X1 में हमें पता चल गया था, वाज ये डिटेक्टेड। पेज नंबर क्या है? 1.7 आपका स्टडी मेट का 1.7। देखो क्या बोल रहा है कि एक्स कंपनी लिमिटेड में एक चोरी हुआ था 5 लाख का जनवरी में, जिसका पता कब चला, हम लोग को मई में पता चला। बट मई तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, मई आपका क्या है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है ना, मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, अप्रैल में, ये तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पता चला। लेकिन जब हमने बैलेंस शीट बना रहे होंगे तब तो हमें पता था ना कि एक चोरी हुआ है, तो उसका फर्दर एविडेंस मिल गया, फर्दर एविडेंस मिल गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक एडजस्टिंग इवेंट्स है और हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फिर ठीक करेगा। इज इट क्लियर, इसको इस 5 लाख को लॉस ट्रीट करेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इज इट क्लियर, समझ में आया, यही क्वेश्चन है कि एक्स कंपनी लिमिटेड theft of cash 5 lakh by the cashier in January was detected only in May. The accounts of the company were not yet approved, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। सोचो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल मिल चुका होता, क्या उसके बाद हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज कर सकते थे क्या? नहीं, कोई वो भी डायरेक्टर कंडीशन हो, एक रिपोर्ट बार में। अप्रूवल मिल गया उसके बाद अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ नहीं होगा, फिर तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। डिसाइड वेदर द थेफ्ट ऑफ कैश हैज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो अपन क्या लिखेगा, AS4 का रेफरेंस डालेगा और उधर लिखेगा कोई भी इवेंट जो बैलेंस शीट के बाद में ऑकर होता है बट उसका कंडीशन बैलेंस शीट डेट तक एग्जिस्ट करता है, देन हम लोग उसको क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑल्टर करेगा। हेंस इस केस में हम लोग 5 लाख को एज ए लॉस रिकॉग्नाइज करेगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टिल 31 मार्च वाले में ही। इज इट क्लियर? हाँ सर। यस क्लियर। तो अब देखो नेक्स्ट नंबर 2, एन अर्थक्वेक destroyed a major warehouse of ACO Limited on 20th of May। अर्थक्वेक कब हुआ, 20th of May को, लेकिन ये तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंडेड ऑन 31st मार्च, लेकिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया था 31st मार्च को ही। द अकाउंट्स वेर अप्रूव्ड, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल कब मिला है, 30 जून को मिला है। बैलेंस शीट बनाया 31st मार्च, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल 30th जून, और इवेंट कब हुआ, उसके बीच में हुआ, यानी बैलेंस शीट डेट से लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में इवेंट हुआ है। लेकिन क्या उस इवेंट का कंडीशन एग्जिस्ट करता था क्या, बैलेंस शीट डेट में थोड़ी ना पता था ऐसे भूकंप आ जाएगा। नहीं। द लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक इज एस्टिमेटेड एट ₹30 lakh। State with reason whether the loss due to earthquake is an adjusting or non-adjusting event and how the fact of loss is to be disclosed by the company। बताओ। फिर नॉन एडजस्टिंग हो जाएगा ना। यस ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो हम लोग इसको क्या करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज नहीं करेगा, ऑल्टर नहीं करेगा, बट हाँ हम लोग चाहे तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर दे देगा। बोर्ड ऑफ रिपोर्ट जो होगा ना उसके अंदर में डिस्क्लोजर चला जाएगा कि अभी क्या हुआ है। देखो बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग कब होगा, 30th जून को अप्रूव हुआ है, तो उन लोग अपने रिपोर्ट में लिख देगा कि जिस दिन ये मीटिंग हो रहा है उससे पहले एक भूकंप आया है बहुत बड़ा और कंपनी को नुकसान हो चुका है इतना रुपए का, जो कि कंपनी रिकॉग्नाइज करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। इज इट क्लियर? एंड गोइंग कंसर्न एजम्पशन इससे हिट नहीं कर रहा, समझ में आया? ये अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो फिर ऐसे ही हुआ ना। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो चोरी 31 मार्च से पहले ही हो गया था, यानी कंडीशन तो था चोर को पकड़ना था, और बाद में जाके हम लोग को एविडेंस मिल गया था 31 मार्च के बाद में। अच्छा। बट यहाँ पे अर्थक्वेक का प्रोबेबिलिटी पहले से थोड़ी था 31 मार्च तक, नहीं, इसका तो प्रोबेबिलिटी होता ही नहीं है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया आपका, नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया, तो इसलिए हम लोग उसमें लिखेगा एज पर AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। नाम पूरा लिख के आओगे अच्छे से, कॉन्टिजेंसीज
एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आप बताओगे कि इवेंट्स दो तरह का होता है, एक एडजस्टिंग इवेंट और एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट होता है जिसका कंडीशन बैलेंस शीट डेट में होता है और इसका प्रूफ आगे चल के हमें मिल जाता है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो होता है जिसका कंडीशन बैलेंस शीट डेट में नहीं है, फिर इस गिवन केस का रेफरेंस देके आप लोग बोलोगे ऐसा कुछ कंडीशन था ही नहीं, सो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑल्टर करने का जरूरत नहीं है। बोर्ड एंड इट इज अज्यूम के गोइंग कंसर्न एजम्पशन भी वैलिड है। अर्थक्वेक हुआ है लेकिन अर्थक्वेक की वजह से हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशन नहीं हिट कर रहा, धंधा चलेगा लंबे समय तक। और ये सारी बातें कहां डिस्क्लोज होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्क्लोज होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रिपोर्ट होगा उसमें उन लोग डिस्क्लोज कर देगा कि कंपनी में एक अर्थक्वेक हुआ है बट कंपनी का गोइंग कंसर्न एजम्पशन अभी भी वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को इतना रुपीस का लॉस हुआ है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करेगा। आई सर होप जी क्लियर। हाँ, थोड़ा धीरे बोलना। मैंने ये बोला कि AS4 कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का पहले लिखना, इवेंट्स क्या क्या होता है, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग वाला पार्ट लिखना, ठीक है। फिर बताना गिवन केस के अंदर में जो इवेंट हुआ है उसका कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे नहीं था, हैंस नॉन एडजस्टिंग है। सो क्या करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको अपनी रिपोर्ट में सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे विद द फैक्ट्स कितना रुपीस का लॉस हुआ है, एंड ये लॉस वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे या रिकॉग्नाइज करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ एंड भी ठीक है। प्लस जब इवेंट्स होता है, जब इवेंट्स होता है तो आपको ये लाइन लिख के आना है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन वाला। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब देखो नंबर 3, a company has filed a legal suit against the debtor from whom 15 lakh is recoverable। अब क्या हुआ, कोर्ट केस कर दिया, लीगल सूट, जिस एक डेटर है जिससे हमें 15 लाख रुपए मिलना था और कंपनी ने क्या किया उसके अगेंस्ट में कोर्ट केस कर दिया। द चांसेस ऑफ रिकवरी बाय वे ऑफ लीगल सूट आर नॉट गुड एज पर लीगल ओपिनियन गिवन बाय द काउंसिल। और हमें नहीं लगता कि हम लोग ये केस जीतने वाला है, पैसा वैसा रिकवरी होगा। कैन द कंपनी प्रोवाइड फॉर फुल अमाउंट ऑफ ₹50 लाख एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? तो आपको क्या करना है, पहले समझाना है एज पर AS4 कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। कंटिंजेंसीज होता क्या है, ठीक है, कंटिंजेंसी क्या है, जिससे आउटकम हो सकता है या इनकमिंग ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स और ट्रांजेक्शन, ठीक है। एंड इफ कोई भी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है एंड जिसका अमाउंट आप लोग असर्टेन कर सकते हो, देन आपको क्या करना चाहिए, करंट ईयर में उसका प्रोविजन बना लेना चाहिए। तो दैट्स व्हाई इन द गिवन केस सिंस इट इज अ हाई चांसेस दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, कंपनी शुड मेक अ प्रोविजन अमाउंटिंग टू ₹5 लाख एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आया समझ में? इसको हम लोग पीएनएल में भी तो डाल सकते हैं ना। क्या चीज, प्रोविजन तो पीएनएल में ही जाएगा। नहीं नहीं, प्रोविजन नहीं बना के हम लोग डायरेक्ट 15 लाख पीएनएल में नहीं डाल सकते। क्यों? यहाँ पे तो हार बोला कि सकते हो PNL अरे भाई ऑस्ट्रेलिया अभी 7 विकेट से जीत गया था, पहले से जश्न मना लेगा क्या कि तुम अफगानिस्तान का जीतने में पैसा लगाया था, साथ गया ऑस्ट्रेलिया का, चलो बल्ले बल्ले पार्टी, मेरा तरफ से आज का सारा पेमेंट हम करेगा। 1% प्रोबेबिलिटी भी सब कुछ घुमा जब तक सकती है कंफर्म बातों नहीं को। होता तब तक नहीं करेगा ना। क्या चीज? जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक प्रोविजन। हाँ भाई, तुम्हारा कोई तुमको बोल दे कि हेमंत नियत खरा, अरे भाई जब तक वो नहीं हो जाए बैंकर तब तक कैसे मैं मान लूं, कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया तब तक किसी का हिम्मत नहीं है ना तुमको बोलने का। आया समझ में? सिमिलरली बिजनेस में कोई डेटर डूब सकता है लेकिन क्या उसका कंफर्मेशन आया, क्या कोर्ट केस का वर्डिक्ट आया, क्या नहीं आया ना, क्या पता भाई कोर्ट केस में हम लोग जीत जाता, कोई एक ऐसा एविडेंस हाथ में लग जाता। भूल गए जोली LLB, वन साइडेड केस ही था लेकिन लास्ट में तो घुमा दिया ना केस को। तो वही कहानी है। इज इट क्लियर? हाँ सर। दिशा तुम्हारा मुस्कान वो फ्रेंड को करना था, वो है क्या? गुंजना को हाँ उसको करना था पता क्या? नहीं। वो बोला ही पता नहीं। नहीं। करना था उसको, तुम लोग भेजा ही नहीं उसको लिंक। रुको हम पूछते हैं उससे। Number 4, in preparing the financial statements of R Limited for the year ended 31st March, you came across the following information. State with reason how you would deal with this in the financial statement. आपको बताना है कि कैसे डील करोगे इस सिचुएशन को। कंपनी ने इन्वेस्ट किया था 100 लाख रुपए अप्रैल में
before approval of financial statement by the board of directors in the acquisition of another company doing similar business, the negotiation for which had started during the year. इसका मतलब क्या है? ये तो कंटीजेंट एसेट हुआ मेरे हिसाब से तो। नहीं बाबा, ये तो इवेंट हो गया ना। ये कंटिंजेंट कहाँ है? ये कंटिंजेंट क्या होता है? जो होने या नहीं होने पे डिपेंड करता है। यहाँ कंपनी इन्वेस्ट कर चुका है 100 लाख, लेकिन कब इन्वेस्ट किया है? अप्रैल में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। क्या ये इन्वेस्टमेंट की बातें 31 मार्च तक चल रही थी क्या? इफ 31 मार्च तक चल रही थी तो ये तो एडजस्टिंग इवेंट्स बन जाता। समझ में? बट ये तो क्या हुआ है? ये क्या हुआ? ये तो बाद में हुआ है ना, इवेंट ही बाद में हुआ और कंडीशन एग्जिस्ट कर नहीं रहा था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेपरेटली इसको अपने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑल्टर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? देखो, द इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 लाख इन तो अप्रैल इसमें फॉर द, गोइंग कंसर्न तो चेक नहीं करना पड़ेगा? इसमें क्यों गोइंग कंसर्न चेक करना है? एक तो हाँ कंपनी वही। इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी का नुकसान हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, आग लग जाए, तब गोइंग कंसर्न चेक करते हैं। यहाँ तो कंपनी के पास पैसा है, कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है। ठीक है ठीक है। ठीक है? अरे एक तो तुम शोरूम में जाके BMW खरीद रहे हो और हम लोग तुम्हारे स्टेटस के बारे में क्वेश्चन मार्क लगाएगा। ठीक है? तो जब क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देगा, सो दैट यूजर्स क्या करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ओ, कंपनी इस साल में तो इन्वेस्टमेंट कर रही है, दूसरी कंपनी को खरीद रही है, यानी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, कंपनी टू भालो आसे है, इन्वेस्टमेंट कोरिबो पारी। समझ में आया? बट ये एक एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, इसका कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता था बैलेंस शीट डेट में। इज इट क्लियर? अगर करता था तो क्या करता हम लोग? तब एडजस्टिंग इवेंट होता, करता क्या था वो तो बताओ। हमारे ऐसे बुक्स तो का नहीं पता। इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता। एक जन बोलो। अरे बुक्स तो में एसेट में इन्वेस्टमेंट का दिखा वैल्यू बढ़ जाता, ठीक है। एसेट्स बढ़ा लेते हम लोग। ठीक है? अब देखो, हाथ से लिखिए तब होगा। a limited company closes its accounting year on 30th of June. कब बंद करता है? 30 जून को। And the accounts for that period were considered and approved by the board of director on 20th of August. 30 जून को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है, 20 अगस्त को अप्रूव होता है। ओके, द कंपनी वाज एंगेज्ड इन लेइंग पाइपलाइन फॉर एन ऑयल कंपनी डीप बीनीथ द अर्थ। कंपनी क्या कर रहा था? एक ऑयल कंपनी के लिए पाइपलाइन बिछा रहा था पृथ्वी का नीचे में, धरती के अंदर, धरती माँ के अंदर में। While doing the boring work, अब जब वो खुदाई कर रहा था on 1st September X1, it had met a rocky surface for which it was estimated that there would be an extra cost. अब जब खुदाई कर रहा था, एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ते में आ गया खुदाई करते करते, और पता चला उस पत्थर को, उस रॉकी सरफेस को हटाने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा 80 लाख का। You are required to state with reason how the event would be dealt with in the financial statement for the year ended 30th June X1. पहला बात है, नॉन एडजस्टिंग नहीं हो जाएगा? मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 अगस्त को ही अप्रूव हो चुका है, और ये ट्रांजैक्शन कब हुआ है? सितंबर में हुआ है इवेंट। तो कोई भी इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के बाद होता है। आप कुछ कर पाएगा क्या? नहीं। आगे हम लोग कौन से ईयर में? X1 में तो हाँ ठीक है, सितंबर। हाँ, आगे क्लियर है? देखो ना यहाँ साफ साफ, इट इज नॉट एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हम किसको बोलते हैं? या तो कंडीशन हो या कंडीशन नहीं हो, लेकिन कब होना चाहिए? बैलेंस शीट डेट से लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेट का बीच में होना पड़ेगा ना। यहाँ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर चुके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद पता चला है, तो ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हुआ ही नहीं, तो AS4 के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना। आया समझ में? हाँ, मगज मती गई? तो ये थोड़ी वाला थोड़ी। रिपीट। हाँ, क्या चीज? तो ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट करो ना। अरे 30th जून को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल मिला 28 अगस्त। इस पीरियड के बीच में कोई इवेंट थोड़ी हुआ है। हम एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग कब चेक करते हैं? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट से लेके अप्रूवल डेट के बीच में कोई इवेंट होता है। तो ये तो अगस्त यानी सितंबर नेक्स्ट मंथ में हो रहा है। एंड वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अप्रूव, पब्लिक पोर्टल में वो जा चुका है, उसके बाद आप कुछ कर सकते हो क्या? ठीक है सर। तो ये तो क्या हो गया? इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हो गया। इज इट क्लियर? Once I cover all the questions, illustrations, discussion, आपका एक ही काम रहेगा, आप नोट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना सेल, तभी आपके दिमाग में रिटेन होगा। इज इट क्लियर? सर लिखने की जरूरत है क्या इसको? नहीं, अभी टाइम नहीं है। आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करेगा। आप लोग आंसर्स को रीड करना, रीड करते करते दिमाग में लैंग्वेज। और आपने ग्रुप 1 में एएस लिखा है, मैंने बहुत बार सिखाया आप लोगों को एएस कैसे लिखा जाता है। एएस का नाम लिखना है, उसके प्रोविजन को डिस्क्लोज करो जैसे मैंने नोट्स में लिखाना सिखाया है, चाहे चार्ट बना के करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन रेफरेंस दो केस का एंड कंक्लूजन लिख के आ जाओ। क्लियर है? हाँ। While preparing its final accounts for the year ending 31st of March, a company made a provision for bad debts at the rate 5% of its total trade receivable. कंपनी ने 31 मार्च तक अपने बुक्स में पीडीडी बना के रखा है 5% का। इन द लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म ही नहीं हुआ, लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी, अ ट्रेड रिसीवेबल फॉर 2 लाख हैड सफर्ड हैवी लॉस ड्यू टू एन अर्थक्वेक। हमारा एक डेटर है, उसको बहुत भयंकर नुकसान हुआ क्योंकि भूकंप आ गया था। द लॉस वाज नॉट कवर्ड बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसने कोई भी इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था। इन अप्रैल X1 द ट्रेड रिसीवेबल बिकम बैंकरप्ट। ओ माय गॉड, अप्रैल में वो क्या हो गया? डेटर मेरा बैंकरप्ट हो गया। लेकिन पता तो उसी टाइम चल गया था, बैलेंस शीट बनाने से पहले ही तो आइडिया लग चुका था ना कि कहानी टू गड़बड़ है। कंडीशंस तो एग्जिस्ट कर ही रहता है। कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, और हम लोग को फर्दर एविडेंस भी मिल चुका है। फर्दर एविडेंस मिल चुका है, तो ये क्या बन चुका है मेरा? ये कैसा इवेंट हो गया है? एडजस्टिंग Adjusting। इवेंट। तो हम लोग क्या करेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? पूरा प्रोविजन पूरा उसका बैड डेट डिक्लेयर कर देगा। यस, क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ सर। वेरी गुड। लेकिन सोचो अर्थक्वेक बाद में होता तो, मार्च के बाद। तब तो नॉन एडजस्टिंग हो जाता। यस, तब क्योंकि हाँ। पता थोड़ी ना था बैलेंस शीट बनाने के टाइम कि अर्थक्वेक होने वाला है। रात को सपने में आए थे बाबा जी, बोले थे अर्थक्वेक होगा बेटा। हाँ, ओ, तब तो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था बैलेंस शीट डेट पे। लेकिन तब नींद में बोला आया तब, है, निर्मल बाबा नींद में आके बोल के गए थे तब। तब तो ठोस बनाना सबूत पड़ेगा। नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। तब गोली खा के सो जा। मतलब आपका ऐसा है कि बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट भी करना पड़ेगा, और वो इवेंट आपका बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल डेट उनके बीच में भी होना पड़ेगा। दोनों यस कंडीशन फुलफिल होगा तब ये एडजस्टिंग बन जाएगा, अदरवाइज यस नॉन एडजस्टिंग है। यस, अगर बाद में भी हुआ, पहले नहीं पता था तब भी नॉन एडजस्टिंग, और पूरा ही बाद में हुआ तब भी नॉन एडजस्टिंग। ठीक है। that was the crux of AS4. During the year X1 X2, Raj Limited was sued by a competitor. Oh, X1 X2 में ही केस लग गया हम लोगों के ऊपर। कितना लाख का? 15 लाख फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। ओ, चोरी वोरी किया हम लोग उसके सिंबल विम्बल को। बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द कंपनीज लीगल काउंसिल। देखो एग्जाम में जब दिमाग विमाग काम नहीं करे ना, ऐसे स्टोरी की तरह पढ़ लिया करो। ओ ऐसा हुआ, अच्छा इसके ऊपर केस किया है, फिर हम लोग का जो लीगल टीम है उन लोग एडवाइस किया है। ठीक है, मतलब स्टोरी वाइज पढ़ा करो कि क्या हुआ, तो दिमाग एक इंट्यूशन बोलेगा अरे यार ऐसा हुआ तो ऐसे ही करना चाहिए ना प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वही लिख के आ जाना एंड वो करेक्ट हो जाता है। Based on the advice of the company's legal counsel, Raj Limited provided for a sum of rupees 10 lakh in its financial statement for the year ended 31st March. अब क्या हुआ, उसके फाइनेंशियल एडवाइजर जो है, वकील वगैरह थे, उन्होंने बोला कि यार 10 लाख रुपए तो आप बना दो, प्रोविजन बना लो। ठीक है, 10 lakh in its financial statement for the year ended. On 18th of May, the court decided in favor of the party alleging infringement of the trademark. और कोर्ट ने किसके फेवर में जजमेंट दिया? जिसके जिसके अगेंस्ट में केस हुआ था, यानी राज लिमिटेड के ऊपर केस हुआ था, और राज लिमिटेड को लग भी रहा था कि हम लोग हारेगा। उसका लीगल टीम बोला भी आप लोग चांसेस तो आपका जीतने का है नहीं, तो उसने पहले से ही 10 लाख का प्रोविजन तो बना रखा था। इज इट क्लियर?
अब केस भी हार चुके हैं। केस कब हारा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट के बाद, 31 मार्च के बाद। एंड वर्डिक्ट कब आया? 18th of May को। कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द पार्टी एलिजिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क एंड ऑर्डर्ड राज लिमिटेड टू पे द एग्रीव्ड पार्टी अ सम ऑफ ₹14 लाख। लेकिन कितना रुपए पेमेंट देने का बात किया? 14 lakh. The financial statement were prepared by the company's management on 30th of April and approved by the board of directors on 30th of May. हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 अप्रैल को बनाया। इज इट क्लियर? एंड 30 मई को इसका अप्रूवल मिला। 30 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच में क्या फर्दर एविडेंस मिल गया क्या हमें? हाँ मिल हाँ। गया। तो इसको क्या करना चाहिए? एडजस्टिंग इवेंट हुआ या नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग। क्योंकि कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करता था। हाँ। राइट, ऑलमोस्ट कंटिंजेंसी था ना कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। हाँ तो उसको क्या करना चाहिए? अपने वैल्यूज को ऑल्टर करो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब अपने प्रोविजन को इंक्रीज करो। पहले उसने 10 लाख का प्रोविजन बना रखा था, अब जब उसको पता ही चल गया कि 14 लाख का पेमेंट करना है, तो उसको अपने बुक्स में कितने का प्रोविजन बनाना चाहिए? 14 लाख का। 14 लाख और 14 4 लाख का और प्रोविजन 4 को लाख, हाँ। इंक्रीज कर देगा। क्लियर है? सर हाँ। इसमें जो कोर्ट का ऑर्डर आया वही अगर 30th मई के बाद आता तब भी तो तब कुछ एडजस्टिंग नहीं ही होता। करते, तब नहीं करते। क्यों? अरे एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल हो चुका तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक पोर्टल में चला जाता है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इवन बोर्ड रिपोर्ट में भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लॉ में पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो उनके पोर्टल में जाता है। तो जब चीज इशू हो ही चुकी है सारा चीज, उसके बाद कैसे अल्टर करेंगे अपन? समझ में आया? पर कंडीशन तो था ना पहले भी। अरे बाबा कंडीशन तो, लेकिन इवेंट हुआ ही नहीं ना। इवेंट कब होना पड़ेगा? बैलेंस शीट डेट से लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल के बीच में होना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल के बाद में हुआ तो हमारा AS4 काम ही नहीं आएगा। AS4 किस पे डील कर रहा है? कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। और इसका पूरा नाम क्या होना चाहिए था पता है? आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द बोर्ड्स अप्रूवल। बोर्ड अप्रूवल के बाद कुछ भी कहानी हो रही है तो अपने को कुछ नहीं करना। क्लियर है? ठीक है सर। So with this we cover our entire AS4। ठीक है, फटाक से AS5 स्टार्ट करेगा। आप लोग को कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे पूछ लो। ठीक है, एक बार रिकैप करना है तो फटाफट रिकैप कर लो। अब इसका नोट्स भेज के रखा है ना।